तो चलिए अब सवालों को रिव्यू करना शुरू करते हैं। हम एक एक करके पास्ट टर्म के कई आए हुए सवालों को रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग जितनी चीजें पढ़ रखे हैं उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में क्या हमसे ये सवाल हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड मेजर टू इवेलुएट वेदर यू आर एग्जाम रेडी और नॉट। मेरे ख्याल से इस वीडियो को ज्यादातर बच्चे वो देख रहे होंगे जिनके एग्जाम बहुत करीब होंगे। तो अगर आपके एग्जाम करीब है या चलो नहीं भी है तो भी कम से कम आप कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाओगे कि पास्ट टर्म पेपर के क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके दो फायदे हैं। नंबर वन, आप इवेलुएट कर पाओगे कि आप आगे जाकर के एग्जाम में कैसा करोगे। एट द सेम टाइम आप पुराने पास्ट टर्म पेपर्स को एनीवे सॉल्व करने वाले थे तो साथ ही साथ रिव्यू करने का मौका मिल रहा है, तो जरूर से देख लीजिए। हाँ, एक चीज है जिसको एज अ वर्ड ऑफ कॉशन रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको तो हम ऊपर ऊपर से रिव्यू करते हुए चल रहे हैं। सो इसका मतलब ये कतई मत मान लीजिएगा कि आपने इनको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इफ यू रिक्वायर यू नीड टू सिट डाउन विद दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट ऑफ योर ओन। अगर आप अपने हाथ से खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो स्पून फीडिंग से देखो कोई फायदा नहीं होगा। आप एग्जाम में जाओगे और आपके हाथ रुक जाएंगे एंड इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप प्रैक्टिस ना करो। वेल, शीट में ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस और उसके जवाब भी दिए हुए हैं तो आप अपने आंसर्स भी मैच कर पाओगे। वैसे मैं अभी रिव्यू करूंगा तो उसका भी आप पूरा ध्यान रख सकते हो। आओ एक एक करके सवालों को रिव्यू करते हैं। मैं दिसंबर 2019 में आए हुए सवालों को रिव्यू कर रहा था एंड आई फाउंड आउट कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए पोर्टफोलियो में। ये पहला क्वेश्चन जो पोर्टफोलियो का आया, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोल रहा है कि एनके है जिसने कैटेगराइज किया है 4 टाइप ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट। जो 4 टाइप है उसमें है स्मॉल कैप ग्रोथ एंड स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स। वैसे ये दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक होते हैं। इसी तरह लार्ज कैप में भी ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स इनको नजर आ रहे हैं। इन सभी की जो वेट्स है मार्केट इंडेक्स में, ठीक है ना, वो आपको दी हुई है। तो बेसिकली वेट्स इन द मार्केट इंडेक्स फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैव बीन ऑलरेडी गिवन। इसके अलावा आपको सेंसिटिविटीज दी हुई है ऑफ दीज कैटेगरीज, करेक्ट, टू द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स की बात हो रही है, तब तो ये एपीटी मॉडल की तरफ जा रहा है क्योंकि ये मल्टी फैक्टर मॉडल है, दिस इज नॉट सीएपीएम। तो यहां पे हमारे पास 3 फैक्टर्स के बीटा और उनके रिस्क प्रीमियम होने चाहिए। अगर हमारे पास ये सब हुआ तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे रिटर्न ऑन ईच ऑफ दीज स्टॉक्स। इसके अलावा सवाल में आप देख ही सकते हैं बीटाज हैव बीन गिवन। तो फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 3, इन तीनों फैक्टर्स के बीटा दिए हुए हैं एंड इनके जो बीटा हैं वो ये रहे, ठीक है। ये फैक्टर बीटाज बोलते हैं इनको हम, ठीक है। सो दीज बीटाज हैव बीन गिवन। ये कोई ना कोई फैक्टर से रिलेटेड सेंसिटिविटी मेजर करते हैं। इसके अलावा अपने को यहाँ पे रिस्क प्रीमियम भी पता है, तो ये बहुत आसान हो गया सवाल। अब इस सवाल में अपने को यह पूछ रहा है कि अगर आपकी रिटर्न ऑन द ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी कि रिस्क फ्री रेट अगर 4.5% की है तो बताओ आप एपीटी मॉडल लगाने के बाद, एपीटी यानी आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, ये लगाने के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट इंडेक्स पे कितना समझते हो। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फ्रैंकली मुझे दूसरा तरीका ज्यादा पसंद है, हालांकि मैं पहला तरीका समझाता हूं। पहला तरीका यह कहता है कि हम यहां पे एक एक करके सारे स्टॉक्स के लिए उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें। क्या ये निकालना पॉसिबल है? एकदम है। हम करेंगे स्मॉल कैप के लिए, तो एक बार ध्यान देना कैसे कर रहे हैं। मैं चीजें करके भी बताऊंगा रिव्यू के दौरान, लेकिन हाँ पूरा सवाल नहीं करेंगे तो टाइम जरूर बचेगा। तो स्मॉल कैप की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, स्मॉल कैप के लिए फॉर्मूला होगा आरएफ प्लस हमारा पहला रिस्क प्रीमियम और फिर उसका बीटा, वैसे ही दूसरा रिस्क प्रीमियम और उसका बीटा, और फिर लास्ट में तीसरा रिस्क प्रीमियम और उसका भी बीटा। अब इस हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा रिस्क फ्री रेट है 4.5% का, करेक्ट। इसके बाद में हमारा रिस्क प्रीमियम जो है फर्स्ट वाले पे वो है 6.85% का, और फर्स्ट वाले पे बीटा कितना है हमारा, बीटा इज 0.80। सो इसका हमारा वैल्यू आएगा 0.80 इंटू 6.85। चलो दूसरे वाले पे जो रिस्क प्रीमियम है वो है -3.5%, और इस पे हमारा जो बीटा आ रहा है दोस्तों वो है 1.39, एंड लास्ट वाले पे हमारा रिस्क प्रीमियम है 0.65% ओनली, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 1.35, ठीक है। सो इस तरह हम लोग अपने स्मॉल कैप स्टॉक्स का यहाँ पे बड़े आराम से रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे एक रिटर्न आ भी जाएगा। नो इस तरह से ही हम लोग को स्मॉल कैप, ये कौन सा था, स्मॉल कैप ग्रोथ था शायद, ये हमको स्मॉल कैप ग्रोथ का एक रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही वैल्यू ग्रोथ और वापस वैल्यू का कैलकुलेट करना है, और हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट रिटर्न के वैल्यूज हो जाएंगे। 4 डिफरेंट रिटर्न्स, 4 उनके वेटेज, आपको पता है क्या करना है।
वेटेड एवरेज करने के लिए वेट्स को और रिटर्न्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में समेशन करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसी को हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विथ ओनली स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स एंड लार्ज कैप स्टॉक्स और आप अपने बीटा को भी 1 रखना चाहते हैं, तो बताओ आप अपनी पोजीशन कैसे रखोगे। तो भाई दोनों की अगर बीटास की बात करें तो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए स्मॉल कैप वैल्यू और लार्ज कैप ग्रोथ, तो ये दोनों स्टॉक्स चाहिए। तो इन दोनों की बीटास हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम बात करते हैं अबाउट स्मॉल कैप वैल्यू तो उसकी बीटा है 0.9, हम बात करते हैं अबाउट ग्रोथ लार्ज कैप ग्रोथ तो उसकी बीटा है 1.165। हमें इन दोनों की जो वेटेड एवरेज बीटा है वो 1 के बराबर चाहिए। ये करना बड़ा आसान है, किसी एक का वेट मान लो x, दूसरा अपने आप हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सो फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप वैल्यू को मैं मानने वाला हूं x और लार्ज कैप ग्रोथ को मानने वाला हूं 1 माइनस एक्स। तो इस हिसाब से हमारे वेट्स हो गए x फॉर स्मॉल कैप वैल्यू एंड 1 माइनस एक्स फॉर लार्ज कैप ग्रोथ, और इनके रेस्पेक्टिव बीटास जो है वो है 0.90 एंड 1.165। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका समेशन करेंगे और उसको हम इक्वेट कर देंगे 1 के बराबर। इक्वेशन को पूरा सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 0.90x plus 1.165 minus 1.165x. So it will be 1.165 minus 0.265x is equal to 1. इसको सॉल्व करते ही रिजल्ट आ जाएगा। Clear? So the result is right in front of us, बड़ा आराम से आएगा, and in fact the final result will be 0.165 divided by 0.265। अब जो भी आएगा आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड वाले का भी आंसर निकल जाएगा। एग्जाम में याद रखिए ये दोनों क्वेश्चंस मिला के 6 नंबर का आया था। सो 6 नंबर अपनी जेब में हो सकते हैं अगर आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हो तो, ठीक है ना। चलो जी आओ जी, इसके बाद में अब इसका सोल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं इन्होंने कैसे कर रखा है। तो भाई इसके सॉल्यूशन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको दिख सकता है एक एक करके सबके रिटर्न इन्होंने निकाले हैं जैसे हमने निकाला। हमारा पहले वाले का रिटर्न 5.9925 आ रहा होगा, मे बी हमने कैलकुलेट नहीं किया, दरअसल करके देख लेते हैं। 6.85 इंटू 0.8 एम प्लस 3.5 माइनस में है इंटू 1.39 एम प्लस एंड देन 1.35 इंटू 0.65 एम प्लस एम आर सी प्लस 4.5। यस आ गया जी। अपना रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 5.9925%। तो ये रिटर्न अपना आया हुआ है। इसी रिटर्न को हमको बस यहाँ पे चेक करना है क्या मैच हो रहा है। एकदम मैच हो रहा है। अब जिस तरह ये कैलकुलेट हुआ है उसी तरह हम स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ और सबका लार्ज कैप वैल्यू का सबका रिटर्न्स निकाल लिए। सबका रिटर्न्स है, सबके वेट्स है हमारे पास, तो बस वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लो। फॉर दैट यू नीड वेट ऑफ 1, रिटर्न ऑफ 1, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए, लास्ट में टोटल कर दीजिएगा। दैट वे 7.7526% अपना रिजल्ट आ रहा है फॉर द एंटायर इंडेक्स। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट स्मॉल कैप वैल्यू तो उसमें अपना रिजल्ट आ चुका था। मैंने आपको वेट्स बताया जिस हिसाब से, उस हिसाब से स्मॉल कैप का वेट आएगा 0.165 डिवाइडेड बाय 0.265, सो इट शुड बी 62.26%। चेक कर लेते हैं आंसर, 62.3%। अच्छा इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो 62.3% इनके हिसाब से स्मॉल कैप की वेट हो गई और बाकी 37.7 लार्ज कैप की हो गई। हमारा भी सेम रिजल्ट आया था। ये करने के लिए थोड़ा सा अलजेब्रा पे कमांड चाहिए। एक को x माना, एक को 1 माइनस एक्स माना और बाद बाकी इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। कुछ भी खास नहीं था। क्लियर? ये था आपका पहला क्वेश्चन दिसंबर 2019 का। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा वैसे इसमें एक मैंने बोला था कि एक ना सिंपल तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। ये मैंने क्लास में कराया था सिंपल तरीके से, वैसे एक क्लास में कराया हुआ सवाल है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें बहुत सिंपल तरीका ये है कि हम अपने सारे यहाँ पे जो बीटास दिए हुए हैं इन सबको लेंगे और इनको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर सारे जो सेकंड बीटास दिए हुए हैं, बुक प्राइस के बीटा दिए हुए हैं, तो उनको भी हम सेम वेटेड एवरेज कर लेंगे और तीसरे वाले का भी वेटेड एवरेज कर लेंगे। सो बेसिकली सबका हम वेटेड एवरेज कर लेंगे एंड वेटेड एवरेज करने के बाद हमारे पास रादर देन हैविंग डिफरेंट बीटा लेवल्स, आपके पास एक एक बीटा लेवल आएगा। तो बस उसी बीटा को अपने रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट बीटा को अपने रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना और थर्ड बीटा को भी अपने रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें RF ऐड कर देना एंड यू विल गेट योर रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो और ऑन द इंडेक्स जो भी कहे, ठीक है। सो दिस फेयरली इजी। ये भी समझना आसान तरीका है। ऊपर वाला तरीका आपको शायद ज्यादा आसान लग रहा होगा, ये वाला भी स्मार्ट तरीका है, जल्दी इसमें बनेगा सवाल।
ठीक है। एनीवेज दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, सो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है दो फंड्स है हमारे पास, एक है ऑल इक्विटी फंड, एक है इक्वल डेट एंड इक्वल फंड। चलो ठीक है, जो भी है, दोनों का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है 25% और 18%, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10 और 5, और दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है देखो समझ लो। अपने को दिया हुआ है एवरेज रिटर्न, सो बेसिकली मीन इज गिवन, ठीक है। एक्स मीन और वाई मीन दिया हुआ है, एक को एक्स मान लेता हूं, एक को वाई मान लेता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया है, एंड को रिलेशनशिप विद द मार्केट दिया है, सो आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई हमें पता है, ठीक है ना। ये इन दोनों के हमारे पास कोएफिशिएंट को रिलेशनशिप है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को बोला है कि रिस्क फ्री रेट है 5%, आर एफ इज इक्वल टू 5%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो यानी आर एम इज इक्वल टू 16%, and standard deviation of 4%. Okay, so we have also been given with standard deviation of the market, और market का standard deviation है 4%, ये एक अलग से information दिया हुआ है। so standard deviation देखें तो दोनों assets का भी पता है और market का भी पता है। हमको कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, मतलब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, इतना आसान कैसे हो सकता है भैया? कैसे आसान है, मैं बताता हूं कैसे होगा। आपको कोवेरियंस पता करना है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, करेक्ट। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है, को रिलेशनशिप जो होता है, को रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ द एसेट विद द मार्केट डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा एम, करेक्ट। सो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कोवेरियंस पता करना चाहते हैं एक्स और एम का, तो हमको को रिलेशनशिप लेना है और उसमें दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें किन किन आइटम्स को मल्टीप्लाई करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 4 इंटू 0.3, 10 इंटू 4 इंटू 0.3 करके देख लो रे भाई, 10 इंटू 4 इंटू 0.3, करेक्ट। तो अपना कोवेरियंस आ रहा है 12, चेक करो तो, करेक्ट। बहुत आसान है भैया, ये तो बहुत ही आसान। वापस यही फॉर्मूला लगाना है, को रिलेशनशिप को दोनों सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो भाई को रिलेशनशिप है 0.7, इसका सिग्मा है 5 और मार्केट का है 4, सो इसका रिजल्ट होगा 4 इंटू 5 इंटू 0.7 करके देख लो, 4 इंटू 5 इंटू 0.7, 14 आना चाहिए इसका कोवेरियंस। भैया बहुत इजी है, ठीक है। एनीवेज ये भी एग्जाम में 6 नंबर का सवाल आया था। दूसरा इसका क्वेश्चन और है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है सिस्टमैटिक रिस्क पता करके बता दो और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बता दो एज पर सीएपीएम। वेल सीएपीएम के लिए हमें बीटा चाहिए, ठीक है, और बीटा के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो बहुत बेसिक है। बीटा के लिए फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाई मार्केट वेरियंस, करेक्ट। तो मार्केट वेरियंस निकालना आसान है। अगर मार्केट का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 4% है, तो मार्केट का वेरियंस है 16। अब आपके कोवेरियंसेस भी आपके पास आए हुए हैं, कोवेरियंस आपने ऊपर ही कैलकुलेट किया, तो एक बार आप 12 ले रहे हो और एक बार 14 ले रहे हो, सो आपके बीटास की वैल्यू आ जाएंगी। आपके बीटा कितने कितने एक बार चेक करें। वेल पहला वाला बीटा है आपका 0.875, चेक करो तो 12 डिवाइडेड बाई 16, 12 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो गया इनको, रिजल्ट कहां गया? हाँ 0.75 ही आया, ओके। क्या किया इन्होंने, ओ ओ ओ अच्छा मैं गलत देख रहा हूं, ये 0.75 पहले वाले का है तो ये हमारा मैच कर गया, ये दूसरे वाले का 0.875 आएगा, वो भी करके देख लेते हैं भाई। 14 बाई 16, हाँ जी ये आ गया 0.875, तो हमारे दोनों बीटाज आ गए हैं दोस्तों। अगर आपका बीटा आ गया तो फॉर्मूले में लगा दो, सीएपीएम कहता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ कीजिए और बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आर एफ दिया हुआ था 5%, आर एम दिया हुआ था 16%, ये वापस 5% और बीटा हम अभी कैलकुलेट किए हैं। सो सीएपीएम के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। हालांकि इन्होंने सिस्टमैटिक रिस्क तो बीटा ही कैलकुलेट करके बता दिया, हम एडिशनली थोड़ा सा काम और करेंगे, हम सिस्टमैटिक रिस्क एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट, करेक्ट, इनटू द मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, करेक्ट। सो बेसिकली बीटा ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट इनटू मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जब आप ये करोगे तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो एज पर दिस विल बी 0.75 इंटू 4 का स्क्वायर
और दूसरा वाला होगा 0.875 इंटू 4 का स्क्वायर. सो दैट वे ऑल्सो यू विल गेट योर सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, परफेक्ट, गुड. चलो डन है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो एक ही साल में एक ही टर्म में कितने क्वेश्चंस आए हैं पोर्टफोलियो से. ये तीसरा सवाल आया था दिसंबर 2019 में. एंड लेट मी टेल यू, बेस्ड आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, तो मिनिमम सवाल आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे एग्जाम में. एग्जाम में तीसरा भी आ ही सकता है. गुड चांस, वेरी गुड चांस कि पोर्टफोलियो का ही तीसरा सवाल भी एग्जाम में दिखेगा. सो प्लीज पोर्टफोलियो को स्ट्रांग नहीं किया तो क्या ही किया, करो स्ट्रांग. चलो आओ जी. तीसरे सवाल में अपने को सिक्योरिटीज दिख रही है जिसमें इक्विटी शेयर्स है, ए है, बी है, सी है और जीओआई बॉन्ड है. इस सवाल में गलती कहां हो सकती है वो मैं बता दूं. ये लाइन एक आ गई, आपको लग रहा होगा ये टोटल है, ये नहीं है. ठीक है ना, ये टोटल नहीं है, ये जीओआई बॉन्ड भी नीचे दिया हुआ है. सो टोटल तो अब हम लगाएंगे. जैसे कि कॉस्ट की अगर हम टोटल लगाएं तो ये आएगा 1,2,390,750. भाई कॉस्ट हो गया 750, डिविडेंड होगा 27, 34 और 70, 70250. बहुत बढ़िया. ये होगा 98, 98, 1, 260, 260, 445, 445 एंड 805 होगा. हालांकि मैं इसे वेरीफाई करना चाहूंगा. ठीक है ना, 98 प्लस 162 प्लस 185 प्लस 360, 805 एकदम सही है. एंड फाइनली बीटा को मत जोड़ देना, बीटा ऐसे नहीं जुड़ेगा. लेकिन इन सब की बीटास दी हुई है. सो आई कैन सी भाई क्यों बोला अपने को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ये सब, क्योंकि अपने से वेटेड एवरेज करवाएगा ये लोग. तो भाई यहाँ पे अपने को पहला सवाल यही पूछा है, पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करके बताओ वेटेड एवरेज लेते हुए. वेट्स कौन से लेने हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स. तो भाई कॉस्ट मत लेना, आपको लेना मार्केट वैल्यू. तो इनका वेट्स निकाल लो. वेट्स निकालना आई थिंक इज वेरी इजी. आपको लेना है 98,000 डिवाइड करना है 8,05,000 से. सो 98,000 डिवाइडेड बाई 8,05,000. पहले वाले का जो वेट आया है वो आया है 0.1217. दूसरे वाले का वेट आएगा 162,000 डिवाइडेड बाई 8,05,000. सो दिस इज 0.2012. तीसरा वाला होगा 185,000 डिवाइडेड बाई 8,05,000. दिस विल बी 0.2298. एंड आखिर वाला है 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8,05,000. दिस विल बी 0.4472. 0.4472. ठीक है ना. सो वी हैव गॉट वेट्स हियर एज वेल. तो बस आपको वेटेड एवरेज बीटा करना है, बड़ा आसान है. इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहो और m प्लस प्रेस करते रहो. सो इट विल बी 0.6 इंटू 0.1217 m प्लस, 0.8 इंटू 0.2012 m प्लस, 0.6 इंटू 0.2298 m प्लस, 0.01 इंटू 0.4472 m प्लस एंड देन MRC करके देख लेना, रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट पूछता है मार्केट रिटर्न बताओ यूजिंग CAPM जब रिस्क रेट 7% पकड़ रहे हैं हम. अच्छा ओके ठीक है. तो भाई सवाल में आपको रिस्क फ्री रेट भी ना दिया हुआ है. रिस्क फ्री रेट इज व्हाट, 7%. अब आपको मार्केट का रिटर्न बताना है. इसके लिए हमें पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना पड़ेगा. रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज ऑलरेडी नोन. इसका फॉर्मूला होगा P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100. पढ़ा लिखा है कि नहीं. होल्डिंग पीरियड रिटर्न में जाके चेक कर लेना. 8,05,000 प्लस 70,250 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100. करेक्ट. सो दिस विल बी 805 प्लस 70250 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000. सो ये आ रहा है 16.7%. ये आ रहा है 16.7%. तो ये अब आसान हो जाएगा. हमारे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ चुका होगा. तो RF हमारे पास है, RM हमारे पास नहीं है, RF फिर से है और बीटा भी होगा. एंड दिस शुड बी इक्वल टू 16.7%. वी विल सॉल्व RM. सो RF लेंगे कितना, 7% और बाद बाकी पूरा सॉल्व हो जाएगा. बीटा जो भी आएगा वो आ जाएगा. सॉल्यूशन में चेक करेंगे. लास्ट में पूछा है व्हाट्स योर रेट ऑन द इन्वेस्टर रिस्क एवर्जन. रिस्क एवर्जन का मतलब होता है रिस्क से डर लगना. तो भाई इसको तो रिस्क से डर लगता है क्योंकि इसने कहीं पे भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं किया जिसका बीटा 1 से ज्यादा है. बीटा 1 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं मार्केट से ज्यादा रिस्क आप ले रहे हो. ये भाई साहब नहीं ले रहे एकदम भी, या बहन हो सकती है, जो भी है, इनका बीटा भाई 1 से ज्यादा नहीं है. तो ये तो
भरपेटा जो बोलते हैं ना, भरपेटा एकदम पेट भर के रिस्क एवर्स है, यानी इनको रिस्क से बड़ा डर लगता है। वैसे ये सब ना फाइनेंस के ना मैं कहूंगा गलत क्वेश्चंस हैं, सच बता रहा हूं, एंड गलत अंडरस्टैंडिंग भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत अंडरस्टैंडिंग ना हर किसी के साथ चली जाती है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हो तो रिस्क एवर्जन ऐसे ही समझते हैं कि जिसको रिस्क से डर लगता है वो रिस्क एवर्स है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि रिस्क एवर्स इंसान जो होता है वो रिस्क कम पसंद करता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिस्क लेगा नहीं, बस वो जब रिस्क लेगा ना तब वो प्रीमियम ज्यादा मांगेगा। बेसिकली उसका रिस्क प्रीमियम का डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि ही नेचुरली डिसलाइक्स रिस्क, उसको रिस्क पसंद नहीं है, तो जब वो रिस्क लेगा तब वो बहुत ज्यादा रिस्क प्रीमियम डिमांड करेगा। और वैसे रैशनैलिटी ये कहती है, ज्यादातर लोग रिस्क एवर्स होते हैं, तो रिस्क एवर्स अगर रैशनैलिटी कहती है कि सभी लोग रिस्क एवर्स होते हैं, तो भी तो रिस्क तो लेते हैं, तो उसका रीजन यही है, रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें रिवॉर्ड ज्यादा है। अगर आपको अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई तो लो ऐसे समझो, आप किसी ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पे अपर सर्किट और डाउन सर्किट लग रहे हैं रोज रोज? तभी करना चाहोगे जब आपको उसमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, परफेक्ट। इसके आंसर को एक बार रिव्यू कर लो प्लीज। देखो बीटा यहाँ पे आया 0.38, चलो बढ़िया है। बाद बाकी इन्होंने सीएपीएम लगा करके वैसे ही आरएम सॉल्व किया, आरएम 32.53% आ रहा है, और लास्ट में इन्होंने बोला है कि भाई इनका रिस्क एवर्जन है, द इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स। तो भाई सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं, एक बार इनको रिव्यू कर सकते हैं आप। किया ऑब्जर्व? हुआ सवाल हुआ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2019। अब पेपर बदल रहा है बॉस। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए, दिसंबर 2019 में पूछे गए थे, अभी जून 2019 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल आपके मन में ख्याल पे आ रहा होगा कि बाद बाकी पेपर्स कहाँ गए, ये तो 2019 के सवाल है। तो भाई सीएमए इंस्टीट्यूट ने इनके सजेस्टेड आंसर्स रिलीज ही नहीं किए हैं। वैसे तो 2020 में कोई खास एग्जाम्स हुए भी नहीं, और 21 में भी डिले हुए थे, 22 में कुछ एग्जाम्स हुए हैं, और 23 में हुए हैं, लेकिन इनके सजेस्टेड रिलीज नहीं हुए, एंड इसी वजह से हम 2019 और उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। हालांकि जो 2023 के पेपर्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी इसी के अलाइंड में ही है। ठीक है ना, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट अप इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन 2 स्टॉक्स। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन 2 स्टॉक्स दिया हुआ अपने को, और मार्केट रिटर्न भी दिया हुआ है। यहाँ पे मार्केट रिटर्न की 2 इंफॉर्मेशन है, एक है 7% और एक है 25%। चलो बढ़िया। इसके अलावा स्टॉक्स है जो कि 4 और 40 है, और स्टॉक बी है जो कि 9 और 18 है। हमको सबसे पहले बोलता है बीटा कैलकुलेट करके बताओ। वेल, बीटा कैलकुलेट करने के लिए जो एकदम लॉन्ग तरीका है, वो लॉन्ग तरीका ये कहता है कि आप कैलकुलेट कर लो कोवेरियंस, और कोवेरियंस को आप डिवाइड कर दो विद द मार्केट वेरियंस। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड मेथड। इसमें बस करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको समझा देता हूं। हम इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको z मानेंगे, ठीक है। तो फिर इनकी सबकी मीन निकलेगी। मीन निकलने के बाद हम xi माइनस x मीन, ऐसे ही yi माइनस y मीन भी कैलकुलेट करेंगे, और zi माइनस z मीन भी कैलकुलेट करेंगे, सबका स्क्वायर करके वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बट एट द एंड अगर आप वेरिएंस, कोवेरियंस और वेरिएंस कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिकली बीटा कैलकुलेट करना चाहोगे तो हो जाएगा। बट सच बताऊं तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। बीटा का एक और अल्टरनेटिव ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज द चेंज इन योर स्टॉक, यहां पे चलो ए का नाम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन द मार्केट। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो भाई हमारा जो स्टॉक ए है उसमें जो चेंज इन रिटर्न है 4 से सीधा कितना हो गया 40, सो देयर इज अ चेंज ऑफ 36%, जबकि मार्केट में यही चेंज कितना था 18% का। सो बॉस इसका बीटा हो गया 2। ऐसे अगर हम बात करें स्टॉक बी की, तो स्टॉक बी का जो चेंज इन रिटर्न है वो है 9%, करेक्ट, और मार्केट का रिटर्न है 18% का चेंज, तो इसका बीटा आएगा 0.5। यानी कि बीटा इन दोनों का जो आएगा वो आएगा 2 and 0.5 रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा अपने को यहां पे ये बोला है कि अगर मार्केट रिटर्न 60% लाइकली है टू बी 7% एंड 40% लाइकली है टू बी 25%, आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहा है। नाउ दिस इज फेयरली सिंपल, आपको प्रोबेबिलिटी भी दिया है और साथ में रिटर्न भी दिया है, प्रोबेबिलिटी भी दिया है साथ में रिटर्न भी दिया है। वेटेड एवरेज कर लो या फिर प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, वेरी इजी टू कैलकुलेट। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक 0.60 इंटू 7 प्लस 0.40 इंटू 25
दिस शुड बी 10, दिस शुड बी 4.2, 14.2% इसका आंसर आना चाहिए, वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट है एसएमएल। तो पूछ रहा है भाई एसएमएल में आप, एसएमएल बेसिकली सीएपीएम की इक्वेशन है, ठीक है। सो आपको रिस्क फ्री रेट 7.5% दिया हुआ है, मार्केट का जो रिटर्न है वो जो 2 नंबर में आया वो लेना है। ओके, तो आरएम लेना है 14.2%। अपने को बोलता है कि भाई कैलकुलेट करके बताओ कि आपके रिटर्न कितने कितने आएंगे। तो बहुत आसान है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से लेना है 7.5% रिस्क फ्री रेट प्लस आरएम, आरएम इज 14.2% माइनस आरएफ 7.5%। अब जब आप पहले स्टॉक के लिए काम कर रहे हो तो बीटा को 2 ले लीजिएगा, और जब दूसरे स्टॉक के लिए काम कर रहे हो तो बीटा को हाफ ले लीजिएगा या फिर 0.5 ले लीजिएगा। द रिजल्ट वुड बी देयर, करेक्ट। एंड लास्ट में हमने पूछा है अल्फा कैलकुलेट करके बता दो। तो भाई अल्फा कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द एवरेज ऑफ दीज, करेक्ट। हमारी जो एवरेज है स्टॉक ए की वो एवरेज है 22% की, स्टॉक बी की जो एवरेज है वो है 13.5% की, 13.5% की। सो दीज आर एवरेज रिटर्न्स ऑन दीज स्टॉक्स। इसको हम कंपेयर करेंगे विद द सीएपीएम रिटर्न। तो सीएपीएम रिटर्न भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं तो पता चल जाएगा सारा ही आंसर। 14.2 माइनस 7.5 इंटू 2 प्लस 7.5 यार है 20.9%, and 14.2 minus 7.5 into 0.5 plus 7.5, so this is 10.85%। तो लो जी, दोनों के एक्चुअल रिटर्न्स हमारे पास आ गए 20.9 एंड 10.85, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ गए, और दोनों के एक्चुअल रिटर्न्स भी हमारे पास आए हुए हैं जो कि है 22 एंड 13.5। दोनों को कंपेयर करो तो पहले वाले का अल्फा आएगा 1.1%, दूसरे वाले का जो अल्फा आएगा वो आएगा 13.5 माइनस 10.85, 2.65%। अल्फा का फॉर्मूला जस्ट इन केस आप भूल गए हैं तो आपको मैं बता दूं, अल्फा के लिए हम इस सवाल के लिए एवरेज रिटर्न में से माइनस करेंगे अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो सीएपीएम के हिसाब से कंप्यूट होता है, ठीक है। तो सीएपीएम के हिसाब से जो रिटर्न्स हमारे पास आए वो आए 20.9 एंड 10.85, इसी को हमने यूज करना है। आंसर्स चेक कर लेते हैं भाई। बीटास हमारे मैच हो गए 2 एंड 0.5, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18.4 एंड 12.6। अच्छा, मार्केट का रिटर्न 40। अच्छा, हमसे मार्केट का रिटर्न निकाल करके छोड़े, इन्होंने पूछा क्या था? अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक पूछा था। ओके, दिस इज अवर एरर। हमको पूछा था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक, हमने सिर्फ मार्केट का निकाला विच वाज 14.2। 14.2 करेक्ट है, पर हमें इसी तरह कैलकुलेट करना चाहिए था फॉर बोथ द स्टॉक्स एज वेल, वो भी बड़ा आराम से हो जाएगा। फॉर 60% इंटू 0.4 या 4%, सो 60% इंटू 4 एंड देन 40% इंटू 40%। तो ये तरह से अपना रिजल्ट आ जाएगा दोनों का वेटेड एवरेज अगर हम करने जाएं तो 60% इंटू 4 प्लस 40% इंटू 40, ये स्टॉक ए का हो गया। स्टॉक बी के लिए ये होगा 60% इंटू 9 एंड 40% इंटू 18। वी कैन सॉल्व दिस। ये आ रहा है 2.4, ये आ रहा है 16, ये आ रहा है 18.4%, ये आ रहा है 18 इंटू 0.4 एंड ये आ रहा है 5.4। सो दिस इज 12.6%। तो ये दोनों के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ गए बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज गिवन। वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। 18.4, 12.6 करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने एसएमएल की इक्वेशन भी देख ली। एसएमएल की इक्वेशन के हिसाब से अपने को चाहिए रिटर्न ऑन एनी पोर्टफोलियो। सो रिटर्न ऑन एनी पोर्टफोलियो इज आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा, करेक्ट। इफ द बीटा इज नोन या नॉट बी नोन, चलो बीटा को बीटा ही रहने देते हैं, बाद बाकी जो जो वैल्यू हमें मालूम है लिख लेते हैं। तो आरएफ के जगह हम ले लेंगे 7.5%, आरएम माइनस आरएफ के लिए 14.2 माइनस 7.5 करके देख लो, द रिजल्ट विल बी 6.7% इनटू बीटा। जैसे आप ये करेंगे तो आपको अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला अपने को मिल गया, यही एसएमएल का इक्वेशन होता है। इसके अलावा हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हमने कैलकुलेट किया और अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अल्फा आ रहा है अपना माइनस 2.5% एंड दूसरे का आ रहा है 1.75%। अच्छा, ऐसा कैसा? ओके ओके ओके, ठीक है, मेरे समझ में आ गया। हमारा जो अल्फा आया, ठीक है ना, हमने तब तक वेटेड एवरेज नहीं किया था, ठीक है। तो
मैंने जब अल्फा सॉल्व करवाया तो उस समय तक मैंने ये एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला पढ़ा ही नहीं था, तो इस वजह से अपने पास तब तक 18.4 और 12.6 था ही नहीं, करेक्ट। इसीलिए हमने एवरेज ले लिया था विच वाज 22% एंड 13.5%, तो हमने वो लिया था, करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर हमारे पास में वो होता तो हमारे रिजल्ट्स कुछ और होते, पर हमने यहाँ पे अब एवरेज ले लिया जो कि अब हमारे पास आ चुका है, वो है 18.4 एंड 12.6। सो बेसिकली ये हमारे जो 22 और 13.5 है, इनके जगह हमने ले लिया 18.4 एंड 12.6, एंड इसी के साथ हमारे अल्फा दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। कंपैरिजन वैसे ही करना है, हमें अपने एवरेज रिटर्न्स लेने, एवरेज रिटर्न में से माइनस करना है अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड वी विल बी गेटिंग अवर अल्फा, ठीक है। तो ये सवाल काफी बड़ा था और ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए, ओके ठीक है, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि इतने बड़े सवाल को थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए ऑफर करना चाहिए था। द बेस्ट पार्ट इज किया भी था, 8 नंबर के लिए सवाल आया था। अच्छा सवाल है, क्लास में अगेन किया हुआ सवाल है, लेकिन हाँ फिर भी इसका तौर तरीका समझ लीजिए। आओ जी, नेक्स्ट अप इज जून 2019। अगेन जून 2019 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा। अब इस सवाल में क्या है अपने पास में, बोला है 5 साल का पीरियड है, इस 5 साल के पीरियड में अपने पास में रिजल्ट्स है एग्रीगेट मार्केट के, जिसमें रिस्क रेट है 8% और रिटर्न ऑन द मार्केट है 14%। सो आरएफ इज गिवन टू बी 8%, आरएम इज गिवन टू बी 14%। इसके अलावा हमारे पास एवरेज रिटर्न्स पोर्टफोलियो मैनेजर वाइज हैं, तो एवरेज ऑलरेडी दे दिया है हमारे पास, ये एक्चुअल है। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न पक्का पूछेगा, तो एक्सपेक्टेड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, जिसमें हमारे पास सब कुछ है। कैसे, ये देखो आर एफ, ये रहा आर एम और ये रहा बीटा, तो सब हमारे पास है। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड रिटर्न बड़ा आराम से निकलेगा। इन्होंने यही पूछा होगा, देखो यही पूछा है, बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करो हर पोर्टफोलियो मैनेजर का और फिर उसको कंपेयर करो विद द एक्चुअल रिटर्न। लास्ट में हमने वो पूछा है कि कौन से मैनेजर्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वेल बहुत सिंपल है ये कैलकुलेट करना। पहले ना ए नंबर के लिए करके ही दिखा देता हूं। ए नंबर के केस में हमारा एवरेज एक्चुअल में आया 13, हम देखते हैं हम इनसे एक्सपेक्टेशन कितना करना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से द फॉर्मूला शुड हैव बीन 8 प्लस 14 माइनस 8 यानी कि 6% इंटू बीटा। तो क्योंकि इसका बीटा है 0.8, सो 6 इंटू 0.8 होता है 4.8, 4.8 प्लस 8 यानी 12.8, यानी इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आना चाहिए था 12.8%, जबकि इसका एक्चुअल रिटर्न आ रहा है 13%। तो अंडर नहीं, ये ओवर परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। आइए सी नंबर करके देख लेते हैं। सी नंबर में अपने को यहाँ पे 17% का रिटर्न मिल रहा है, बीटा 1.25। सो बेस्ड ऑन दिस विल बी 8 प्लस 6 इंटू 1.25, सो 6 इंटू 1.25 प्लस 8, ये आ रहा है 15.5%। भाई साहब ये भी बढ़िया मैनेजर निकले, और इन मैनेजर साहब का भी अल्फा आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो अच्छा ही कर रहे हैं, नॉट बैड। बी नंबर भी करके देख लेते हैं बॉस। बी नंबर में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8 प्लस 6 इंटू 1.05, करेक्ट। सो 6 इंटू 1.05 प्लस 8, सो ये आएगा 14.3%। ओके, यहां आ गई अंडर परफॉर्मेंस। 14.3 हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिल रहा है सिर्फ 14%, सो अंडर परफॉर्मेंस है बाई 0.3%। इसी तरह डी और ई भी कैलकुलेट कर लेना, किसी ना किसी में तो अंडर परफॉर्मेंस आ जाएगा। लास्ट में यही पूछा है कि कौन कौन से मैनेजर्स को हमको बताना पड़ेगा कि भाई तुम अंडर परफॉर्म कर रहे हो, तो जिसका अंडर परफॉर्मेंस आएगा वो अंडर परफॉर्म एक्चुअल में कर। अंडर परफॉर्मेंस चेक कैसे करना है, बहुत सिंपल, ये देख लेना, अगर आपका एक्चुअल रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम है तो आप अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हो गया। चलो ये पूरा ही डन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6A। अब ये भी जून 2019 का सवाल है दोस्तों। इस सवाल में क्या है देख लेते हैं। सिक्योरिटी दी है जिनके नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, इनके प्राइसेस दिए हैं और इनके बीटा दिए हैं। वेटेड एवरेज करवाएगा पक्का। तो वेटेड एवरेज करना आसान है, आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स और अपने प्राइसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके इनकी मार्केट वैल्यू निकाल लेना। मार्केट वैल्यू से आप वेट्स निकाल लेना। जब एक बार वेट्स आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, तो वेटेड एवरेज निकल जाएगा। जो मैंने पूछा था देखो वही है। हमने वो बोला है मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज निकाल लो, तो हम तो वही करने वाले थे, कोई मुश्किल बात थी नहीं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर को टारगेट बीटा चाहिए 0.9 का। ये किस तरह डिस्पोज करेगा अपनी सिक्योरिटीज को, रिप्लेस करेगा उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, अगर ये सेल करना चाहता है इन दी ऑर्डर ऑफ रिस्क। बेसिकली सबसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले सल्टाएगा और बाद में उसके बाद आगे नीचे बढ़ता रहेगा। तो अपने को यहाँ पे एक रिवाइज टैबुलेशन बतानी है और प्रूव करना है कि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा हमारी एडवाइस के बेसिस पे।
This I think is one of the most fantastic sub parts asked from portfolio management. आपने अभी तक जितने सवाल देखे मैं कहीं पे भी वरिड नहीं था, इसमें हूं, ये है डेंजर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में बोला है कि इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू शुड मेक इन जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू मेक योर बीटा 0.9 विदाउट सेलिंग एनी शेयर। नाउ दिस इज फेयरली इजी। अगर हम इसका पूरा पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू देखें तो वो आ रहा है 400 इंटू 500, 500 इंटू 750, 200 इंटू 250। लो जी, हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो आ रहा है 6,25,000। ठीक है ना, 6,25,000। और हमारे पोर्टफोलियो का बीटा भी कुछ ना कुछ तो आएगा। एक बार थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट वाले का बीटा कितना दिया हुआ है। बीटा है 1.296। तो भाई बहुत सिंपल है, आपका करेंटली जो पोर्टफोलियो है 6,85,000 रुपीज, करेक्ट। ये आपका वेटेज है 1.296 का, यानी इसका बीटा चल रहा है 1.296। आप इसमें पोर्टफोलियो ऐड करोगे, थोड़ा पैसा ऐड करोगे जीसेक में, जीसेक का बीटा जो होता है वो 0 होता है। जीसेक का बीटा क्या, ठीक सुना आपने, जीसेक का बीटा क्या होता है, 0, क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है। जो रिस्क फ्री होता है उसमें बीटा कैसे आ सकता है, लॉजिकल है। तो आप जितना भी जीसेक ऐड करोगे वो x मान लो, और उसका जो भी बीटा होगा उसको 0 मान लो। इसको पूरे को डिवाइड करो विद 6,25,000 प्लस x विच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो। दिस शुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट, दिस शुड बी इक्वल टू 1। बस अब इसको सॉल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। ये 1,85,000 आएगा क्या, मैं ऐसे ही रैपिडली करके देखो, मैं वेरीफाई करना चाहूंगा। 1,85,000, इज इट ट्रू? नहीं, इसका सी नंबर का 3 नंबर का रिजल्ट ही नहीं आया। चलो छोड़ो, 3 नंबर जो मैंने आपको बताया ना, इसको सॉल्व करने से रिजल्ट आ जाएगा। चलो मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं। ये होगा 6,25,000 इंटू 1.296 इज इक्वल टू 6,25,000 प्लस एक्स। ठीक है, सो दिस विल बी 625,000 इंटू 1.296, ये आ रहा है 8,10,000 माइनस 6,25,000 इज इक्वल टू एक्स, तो ये 185 ही आएगा। परफेक्ट। चलो जी, 1,85,000 रुपीज का आपको बेसिकली जीसेक खरीदना चाहिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को कम करना चाहते हैं। इसके बीटा को 0.9 तक, अच्छा 0.9 बोला था, माय बैड, मुझे 1 याद रहा। तो ये 0.9 होगा, तो फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। द वैल्यूज विल बी 562,500 प्लस 0.9x। सॉल्व कर लेते हैं वापस से। इसका रिजल्ट आने वाला है 2,75,000। चलो, x विल बी 2,75,000, x विल बी 2,75,000। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, हमारा बीटा 0.9 मेंटेन करना था, ना कि 1। इसके ऊपर वाले सवाल में कैसे होगा, ऊपर वाला डेंजरस है। ऊपर वाला इसलिए डेंजरस है क्योंकि हम लोग को ना यहां पे पहले डिसाइड करना होगा पहले किसको बेचें। ठीक है ना, तो देखो आपको सबसे पहले बेचना चाहिए सिक्योरिटी ए को। ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब सबसे ज्यादा रिस्क है उसमें, बीटा उसका सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसका नहीं बड़ा है यार, नीचे वाले का बड़ा है, 1.6 ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सो आपका सी का सबसे ज्यादा बीटा है, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा होने की वजह से पहले इसको आप सल्टाओगे। इसको जब सल्टाओगे तो आपको ये चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कहां पहुंचा, करेक्ट। उसके बाद में भी आपको थोड़ा बहुत और अपने बीटा को कम करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकी मार्केट वैल्यूज को देख लेते हैं। तो भाई इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए की, इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 500 इंटू 750, 3,75,000 की इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है, और आखिर वाले की मार्केट वैल्यू आ रही है 200 इंटू 250, 50,000 ओनली। सब मिलाकर के हमारा पोर्टफोलियो 625 का है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो भाई इनकी अब भी एग्जिस्टिंग वेट्स क्या है,
भाई इनका एग्जिस्टिंग वेट है 2 लाख डिवाइडेड बाई 625,000, सो इसका वेट है 32%। 375,000 डिवाइडेड बाई 625,000, इसका वेट है 60% और इसका वेट है बेचारे का 8%। सो दीज आर देयर करंट वेट्स। ठीक है, याद रखिए सेकेंड वाले सवाल में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना नहीं चाहते, तो जितने पैसे हैं उसी से आपको तामझाम करना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे को जीसेक ऐड करना है। ठीक है, तो जीसेक ऐड करने के लिए हम सी को तो पूरा ही बेच देंगे, पूरा सेल कर दो। ठीक है, क्यों, मैं बता रहा हूं, इसका वेटेज बहुत कम है। अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी आपका बीटा काफी ज्यादा होगा। कितना, मैं प्रूव करता हूं। अगर आप सी को पूरा बेच देते हो तो भी 32% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है ए में, जिसका बीटा है 1.4। इसके अलावा 60% आपका इन्वेस्टमेंट है बी में, जो कि है 1.2। हाँ, इसके अलावा आपने 8% जो है वो रिस्क फ्री में डाल दिया होगा, तो वो जीरो मिलेगा आपको। तो ये नहीं भी कंसिडर करो तो भी चले, तो भी मुझे लगता है बीटा बहुत हाई आएगा। 0.32 इंटू 1.4 एंड 0.6 इंटू 1.2, भाई बीटा आ रहा है 1.168। तो इतने से तो काम चलेगा नहीं। अब इतने से काम नहीं चलेगा तो भैया कैसे बनाएं इसको? बहुत आसान, बहुत आसान। देखो ये सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे कम रिस्की है, इसका बीटा सबसे कम था। पहले कौन गया? 1.6 वाला, अब कौन जाएगा? 1.4 वाला। सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आपका जो ये वेट है ना, इस वेट को इतना करके दिखाओ कि आपका लास्ट में बीटा का वैल्यू 0.9 आ जाए। अब ये कैसे होगा? आसान है, समझो। मेरा वेट होगा x, एक बार मान लेते हैं, ऑफ सिक्योरिटी ए, तो उसकी बीटा हमें पहले से मालूम है, वो है 1.40। इसके अलावा हम एक बार ये मान रहे हैं कि हम बी को छेड़ेंगे ही नहीं। अगर हम बी को छेड़ेंगे ही नहीं तो बी पे हमको जो मिल रहा है बीटा का इफेक्ट, वो है 0.72 का। करेक्ट, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 0.90, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी आप एनीवेज खरीदोगे, उसमें तो कुछ बीटा होगा ही नहीं। सो यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई दिस। तो बस इसी में हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो 0.9 माइनस 0.72 डिवाइडेड बाई 1.4, बहुत ही गंदी वैल्यू आ रही है, 0.1286, यानी कि 12.86% हम इसका वेटेज रखना चाहेंगे। तो 6,25,000 का 12.86% कितना होता है? 80,375 का। बस यही इसका जवाब है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करके 80,375 तक लेके आना होगा। तो आपका ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2 लाख रुपए के बराबर, तो आपको 80,375 तक लेके आना होगा। वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपका शेयर प्राइस 500 का है ना, तो इट विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 500। तो एक काम करेंगे, हम ए में रखेंगे 80,500 रुपए, बी में पूरा ही इन्वेस्टमेंट है, और बी में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? बी में हमारी इन्वेस्टमेंट है 375, और बाकी सब हमारा जीसेक में होगा, और जीसेक में होगा 625,000 माइनस 80,500 माइनस 375,000, इट विल बी 169,500। तो भाई इसकी बीटा लेना 1.4, इसकी बीटा लेना 1.2, इसकी बीटा कुछ मत लेना। कैलकुलेट करके देख लो क्या रिजल्ट आता है। टोटल आपका 625 ही है। करेक्ट, सो इट विल बी 80500 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 625,000। इसका बीटा आ रहा है 0.18, यह आ रहा है 375,000 डिवाइडेड बाई 625,000 इंटू 1.2, सो दिस इज 0.72 एंड ये आएगा 0। दोनों मिला करके देख लो, प्रूव भी कर दिया कि इसका बीटा आएगा 0.90। नाउ आई एम एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आपको जितनी बातें मैंने इस सवाल में करी है वो बहुत ज्यादा एकदम बाउंसर गई होंगी। दिस इज अ वेरी गुड ग्रेट चांस। फिर भी भैया क्यों डिस्कस कर रहे थे अगर ऐसा है तो देखो 2-3 बड़े रीजन है। पहला रिविजन है, तो रिविजन के हिसाब से होगा। दूसरा, मैं फिर भी डिस्कस उस बच्चे के लिए कर रहा था जो शायद ये सब कुछ सोच पा रहा था, वो समझ पा रहा था कि अच्छा यहाँ कैसे क्या हो रहा है, उसके लिए डिस्कशन चल रहा था। जिनसे ये सवाल हुआ नहीं या जिनको ये एकदम भी नहीं समझ में आया, आप लोग को तो इस सवाल को मार्क कर लेना चाहिए कि ये मुझे वापस देखना पड़ेगा। मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए ये बात नहीं बोला, पर इसके लिए बोल रहा हूं। अगर आपको यहां पे खास करके इसके सेकंड वाले पोर्शन पे दिक्कत हुई है तो ध्यान रखना, इसको रीसॉल्व करना पड़ेगा। जरूरत पड़े वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। अभी फर्स्ट टाइम में अगर आपको नहीं भी समझ में आया, सेकंड टाइम में पक्का समझ में आ जाएगा। और बाद बाकी मर्यादा में रहूंगा मैं, क्योंकि रिविजन है तो रिविजन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना?
चलिए जी, परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में आया हुआ सवाल। इस सवाल में प्रोबेबिलिटी दी है, रिटर्न्स ऑन एस दिया है, रिटर्न्स ऑन एम दिया है। एम मार्केट का पोर्टफोलियो है और एस हमारी सिक्योरिटी है। चलो बढ़िया। आपने वो बोला है दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो, मार्केट का भी और सिक्योरिटी का भी। वेरी इजी। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न, एम प्लस करके आगे बढ़ो। सो इट विल बी 0.3 इंटू 30 एम प्लस, 0.4 इंटू 20 एम प्लस एंड 0.3 इंटू 0 एम प्लस कर लो भले ही, कोई फायदा नहीं है। यहां पर रिटर्न आ रहा है 17%। वैसे ही मार्केट का देख लेते हैं, -10 इंटू 0.3 एम प्लस, 20 इंटू 0.4 एम प्लस, 30 इंटू 0.3 एम प्लस, एमआरसी 14%। तो भाई एक आया 17, एक आया 14%। इसके अलावा दोनों का कोवेरियंस पूछा जा रहा है, वेरी इजी टू कैलकुलेट। ये एक्स आई का कॉलम है और ये मान लो वाई आई का कॉलम है। तो कोवेरियंस के लिए याद है ना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स मीन एंड वाई आई माइनस वाई मीन। तो बढ़िया से एक प्रॉपर कॉलम्स बना लीजिए एंड जैसे ही आप कॉलम बनाओगे आपका बड़े आराम से यहाँ पे सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक कॉलम आपको बनाना है एक्स आई माइनस एक्स मीन, ये रहा एक्स आई का 30, 20 और 0 वैल्यू, और एक्स मीन का वैल्यू है 17। वैसे ही वाई आई का भी सेम कर लेना। वाई आई की 3 वैल्यूज है -10, 20 एंड 30, और इसकी भी जो मीन है वो है 14%। सो एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन आपके पास दोनों रहेगी। दोनों को रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन कर देना, यू विल गेट कोवेरियंस। लास्ट में पूछा है बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। बीटा इज ऑल्सो वेरी इजी। दोनों का जब आप कोवेरियंस निकाल लोगे तो उसको आप डिवाइड कर देना बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। तो मार्केट का वेरियंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ पी आई वाई आई माइनस वाई मीन होल स्क्वायर, क्योंकि हमने मार्केट को वाई मान लिया ना। सो वाई आई माइनस वाई मीन होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का समेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा वेरियंस ऑफ द मार्केट। बस इसको यूज कर लेना, यू विल गेट योर बीटा एज वेल। इसको इतने से मैं डिस्कस कर रहा हूं, रिजल्ट्स तक नहीं जा रहा हूं। मैंने मेथड बता दिया कैसे ही अप्रोच होगा, बाद बाकी देखो सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का ही, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एंड ये क्वेश्चन क्या है भाई, यहां पे बोला है रिटर्न ऑन द स्टॉक एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर 6 पीरियड्स इन एक्सेस ऑफ रिस्क फ्री रेट इज 6%। ओके, क्या है इस पहली लाइन का मतलब? इसका मतलब यह है कि आपको जो रिटर्न ऑन स्टॉक दिया हुआ है वो दरअसल क्या है? इट इज रिटर्न ऑन द एसेट माइनस रिस्क फ्री रेट। एंड देन जो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है वो क्या है दरअसल? दैट इज आर एम माइनस आर एफ। सो दोनों एक्सेस रिटर्न्स हैं ओवर रिस्क फ्री रेट, और रिस्क फ्री रेट पे 6% की रेट दी हुई है। जब आप इन दोनों को देख लो तो समझ लेना ये सवाल कैरेक्टरिस्टिक लाइन का है। तो भाई हमें यहां क्या करना है? हमें अल्फा और बीटा पता करना है। तो भाई बहुत आसान है, दोनों के हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, दोनों के वेरिएंस दिए हुए हैं और दोनों के मीन भी दिए हुए हैं और दोनों का कोवेरियंस भी दिया, सब तो दे दिया। चलो सबसे पहले बीटा निकाल लेते हैं। तो भाई बीटा जो होता है, बीटा के लिए फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन द टू एसेट्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट। तो भाई कोवेरियंस दोनों के बीच का है 48.27 और वेरिएंस ऑफ द मार्केट इज 40.15। सो अकॉर्डिंगली हमारा बीटा आएगा 1.2022। आप 20 भी ले सकते हो। तो यहां पे अपना बीटा आ गया 1.2022। तो बीटा आने से पहला काम तो आसान हो गया। दूसरा अब हमें यहां कैलकुलेट करना है क्या? दूसरा हमें यहां कैलकुलेट करना है अल्फा। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा के लिए फॉर्मूला होगा जो हमारा एवरेज आया ऑन द सिक्योरिटी माइनस बीटा इंटू एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट। करेक्ट, दिस इज माई फॉर्मूला फॉर अल्फा। तो भाई मेरी एवरेज आई हुई है पहले से 6 नहीं 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 नहीं, अब सवाल बदलेगा। अब समझो यहां जो आपकी एवरेज आई है 6.33, ये दरअसल किसकी एवरेज है? ये है एवरेज ऑफ आर एस माइनस आर एफ की। वैसे ही यहां जो आपकी एवरेज आई है वो भी किसकी एवरेज है? वो है आर एम माइनस आर एफ की। तो आपको आर एम और आर एस दोनों चाहिएगा, इनका मीन चाहिएगा। सो बेसिकली इसका मीन होने वाला है 6.33% प्लस रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कितना है? 6%।
बीटा हमारा आ चुका होगा, बीटा का रिजल्ट देख ले क्या, 1.2022, किधर है बीटा इनका, बीटा 1.2022 एकदम सही है, बीटा 1.2022 एकदम सही है, करेक्ट। और बाद बाकी हम लोग को यहां पे बीटा है 1.2022 लेना है, और ये लेना है आरएम। आरएम कितना होगा जी, आरएम होगा अपना 5.75 प्लस 6%, तो ये आ रहा है 12.33। नहीं 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 नहीं, एक गलती हम करेंगे, स्टैटिस्टिकली एक बड़ी गलती यहां पे हो जाएगी। अगर हम यहां पे आर एस और आर एम को इस तरह ले लेते हैं, तो अल्फा निकालना है इन दोनों के बीच का, तो वो भी एक्सेस का ही अल्फा निकलेगा। फॉर्मूला रिविजिट करो, फॉर्मूला लिखो वापस, जब एक्सेस का है तो फॉर्मूला भी एक्सेस का ही होगा। अल्फा के लिए फॉर्मूला लगेगा आर एस माइनस आर एफ का मीन माइनस बीटा ऑफ आर एम माइनस आर एफ का मीन। नाउ दिस कैन बी सॉल्व इजीली। अब अगर इन दोनों का मीन देखें तो ये है 6.33%, बीटा है 1.2022 एंड हमारा आर एम माइनस आर एफ है 5.75%। इसको सॉल्व करेंगे, 5.75 इंटू 1.2022 माइनस 6.33, सो बीटा आएगा -0.58%, अल्फा विल बी -0.58%, बीटा आ चुका है 1.2022, अल्फा आएगा -0.58%, 583 भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर में। एंड इससे अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन डिफाइन होगी। कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है वो एक्सेस रिटर्न वाली है, ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस या अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स। यहां पे y क्या है, y है एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक, x क्या है, एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और अल्फा कितना लेंगे -0.58%, बीटा कितना लेंगे 1.20, करेक्ट। सो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन आ जाएगी, जो कि यहां पे पूछा है पहले सवाल में। दूसरे में पूछा है रिटर्न बताओ स्टॉक पे कितना होगा अगर मार्केट रिटर्न होगा 17.5% का। अगर मार्केट पे रिटर्न होगा 17.5% का, तो उसमें से आप माइनस करेंगे रिस्क फ्री रेट, जो कि कितनी है 6%, तो यह आएगा 11.5%। यह आ गया एक्सेस रिटर्न ऑन द मार्केट। अब इसी को कैरेक्टरिस्टिक लाइन में पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक लाइन के हिसाब से द रिजल्ट शुड बी -0.58% प्लस 1.20 इंटू 11.5, यानी 13.22%, ठीक है। ये कैसे आया, बहुत सिंपल है, हमें एक्सेस रिटर्न्स वाली कैरेक्टरिस्टिक लाइन मिल गई, जिसमें हमारे पास में एक्सेस रिटर्न ऑन द स्टॉक है अपने वर्टिकल एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे अपने पास में एक्सेस रिटर्न ऑन द मार्केट, और अल्फा और बीटा तो खैर हमेशा ही होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एक्सेस रिटर्न हमारा यहाँ पे आराम से निकलेगा, एंड द एक्सेस रिटर्न ऑन द स्टॉक विल बी ऑल्सो समथिंग एल्स, लेकिन 13.22% अपना आएगा रिटर्न ऑन द स्टॉक, एंड रिटर्न ऑन द स्टॉक 13.24 आया है, चलता है इतना, ठीक है। 13.24, इस पे 6% और जोड़ करके इन्होंने 19% बना दिया है, वो हम करने ही वाले हैं। ये हमारा आ गया एक्सेस रिटर्न। इस एक्सेस रिटर्न में हम जोड़ेंगे वापस, क्योंकि एक्सेस रिटर्न का फॉर्मूला होता है आर एस माइनस आर एफ। नाउ दिस इज इक्वल टू 13.22%, तो आर एस कितना होगा, आर एफ प्लस 13.22, सो इट विल बी 6% प्लस 13.22, यानी कि 19.22%, 19.22%, क्लियर। ये आ गया 19। और कुछ पूछा आपने को, तीसरे में पूछा है if you are finding in 2 above compatible with data given, why comment on the correlation coefficient।
बेसिकली आर कैलकुलेट करना है लास्ट वाले सवाल में। आर कैलकुलेट करने के लिए भी बच्चा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला अपने को ये लेना है कि आर के लिए हम लेने वाले हैं को रिलेशनशिप के लिए हम फॉर्मूला लेंगे कोवेरियंस और इसको डिवाइड करेंगे दोनों के सिग्मा से। करेक्ट। सो एक का सिग्मा और दूसरे का सिग्मा, दोनों का ही सिग्मा हमारे पास होगा। दोनों का वेरिएंस दिया हुआ है, अंडर रूट कर लोगे तो सिग्मा आ जाएगा, तो उससे आर भी निकल जाएगा। इन्होंने भी आर उसी फॉर्मूले से निकाला है। हाँ जी, उसी फॉर्मूले से इन्होंने भी आर कैलकुलेट किया है। सो कोवेरियंस वाज 48.27, ये 9.11 और 6.34 आया है वेरिएंस को अंडर रूट करके। चलो परफेक्ट। अब थोड़ा फास्ट फास्ट डिस्कस करके निकल जाऊंगा मैं, मतलब इन द सेंस ऊपर ऊपर से दिखा के चल रहा हूं कि सवाल क्या है और कैसे बनने लायक है। दिसंबर 2018 का जो सवाल आया, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस और बीटा दिया था, सेम इसी तरह का सवाल अभी सॉल्व किए। ठीक है। अपने को यहां पूछा है पोर्टफोलियो बीटा, वेरी इजी टू कैलकुलेट। मार्केट वैल्यू निकाल लो, फिर उसका वेट निकाल लो, वेट और बीटा का वेटेड एवरेज कर लो। नंबर 2 पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स of the index future to be bought in order to bring the portfolio to this and this। ये डेरिवेटिव्स का सवाल है। जब डेरिवेटिव्स रिवाइज करेंगे तो ऐसे सवाल खूब करेंगे, पर ये डेरिवेटिव्स का आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इफ यू अप्लाई दैट फॉर्मूला यू विल गेट द रिजल्ट। बट एनीवेज यहां पे अपना बीटा कैलकुलेट हो रहा है जो कि पोर्टफोलियो वाला पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी, बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को म्यूचुअल फंड्स दिए, इनके रिटर्न्स दिए, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए और इनके बीटास दिए। अपने को शार्प रेशियो पूछ रहे हैं। वेल शार्प रेशियो के लिए अपने को फॉर्मूला चाहिए आर ऑफ द फंड, यानी रिटर्न ऑफ द फंड, फंड नहीं बोलता हूं, पोर्टफोलियो बोलता हूं, इजी रहेगा। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। सो गिवन द फैक्ट हम लोग के पास में रिटर्न्स ऑलरेडी हैं, हमारे पास रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है 6% और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। सो बस सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा। पहला वाला जैसे फॉर इंस्टेंस आएगा 15 माइनस 6 डिवाइड बाई 7, यानी 9/7 जो भी आएगा ये आएगा 1.29। क्लियर। और लास्ट वाला आएगा अपना 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9, यानी 10/9, ये आएगा 1.11। क्लियर। तो इस तरह से अपना बड़ा आराम से निकल जाएगा शार्प रेशियो। ट्रेनर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई बीटा, तो बीटा दिए हुए हैं, आरपी माइनस आरएफ आप निकाल ही लोगे। सो बड़ा आराम से यहाँ पे ट्रेनर भी आ जाएगा और बाद में इनकी रैंकिंग करनी है, बुक में बनाया हुआ ऐसा सवाल। इसके अलावा अनसिस्टमैटिक रिस्क हमें कंप्यूट करना है। अनसिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए वेरिएंस, और वेरिएंस से हमको माइनस करना पड़ता है अपना सिस्टमैटिक रिस्क। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं। अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए फॉर्मूला होगा सम वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि ये अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ना, इन सभी को स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। सो ये मैं वेरिएंस की वैल्यूज लिख रहा हूं 49, 100, 25, 36 एंड 81। इस वेरिएंस में से हम माइनस करेंगे जो भी इनके बीटा दिए हुए हैं वो, इनटू मार्केट का जो भी रिस्क है वो, करेक्ट, एंड इसका स्क्वायर। मार्केट का जो भी रिस्क है वो और इसका स्क्वायर। मार्केट रिस्क रिपोर्ट दिया है, मार्केट रिस्क सवाल में नहीं दिया है क्या, और इज इट गिवन? There are 5 mutual funds. Rank these assuming risk-free rate. Unsystematic risk of these funds. अच्छा, तो मार्केट का अपने को कैलकुलेट करना पड़ सकता है बीटा। बीटा तो है ही। मार्केट का जो वेरिएंस है यहाँ पे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड मार्केट का वेरिएंस ही मैं सोच रहा हूं कि इधर कैसे निकालें। सबके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, सबके बीटास दिए हुए हैं, बट देन कोरिलेशनशिप इज नॉट गिवन। देख लेते हैं। शार्प बीटा दिया है, फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क इन्होंने दी है 5.75,
And how did they calculate this? Standard deviation माइनस बीटा. ओके, गजब. ठीक है भाई, ये कभी कभार ये करते हैं, मेरे को ख्याल आना चाहिए था इसका कि ये कभी कभार ऐसा कर देते हैं. लॉजिकल नहीं है. अपना फॉर्मूला सही तो देखो यही है, लेकिन ये फॉर्मूला लग ही नहीं रहा था. मैं खुद ही बोल रहा था कि मार्केट का वेरिएंस दिया हुआ नहीं है. ठीक है, मार्केट का वेरिएंस या एसडी कुछ भी देता तो ये सॉल्व हो जाता, बट हुआ नहीं. तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने ये किया कि फॉर्मूला होता है वेरिएंस माइनस दिस ना, तो इन्होंने बोला वेरिएंस नहीं है कोई बात नहीं, हम एसडी ले लेते हैं और एसडी में से बीटा माइनस कर देते हैं. इस बात का कोई तुक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है. एसडी में से बीटा माइनस नहीं होना चाहिए, बट इसके बियॉन्ड ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. सो वेरिएंस के जगह एसडी ले लिया, और यहां पे मार्केट वेरिएंस तो था नहीं, तो कोई बात नहीं, बीटा ले लिया. सो व्हाट दे हैव डन इज ग्रॉसली अनजस्ट, लेकिन ठीक है, अब जो है सो है. मैं खुद ही एक बार का फंस गया था कि यार ये कैसे होगा. Anyways, which other two measures in one is more appropriate and why? वो तो theoretical question है जी, कि इन दोनों में ज्यादा appropriate कौन सा है. तो देखो इसका जवाब कुछ भी जा सकता है, मतलब आप इसमें ना ट्रेनर के साथ में भी जा सकते हो या शार्प के साथ में भी जा सकते हो, बट शार्प की एक लिमिटेशन है. शार्प की लिमिटेशन ये है कि शार्प में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करता है. अगर आपका डेटा नॉन नॉर्मल है तो उस केस में शार्प रेशियो यूज करना सही नहीं रहेगा. लास्ट में बोला अज्यूमिंग द रिस्क रेट इज नॉट नोन, वुड यू स्टिल बी एबल टू रैंक द फंड्स यूजिंग शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो. वेल अगर हमारे पास रिस्क फ्री रेट नहीं होगा तो भी हम कोई ना कोई बेंचमार्क रेट से इसको शार्प रेशियो या ट्रेनर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये भी थ्योरेटिकल जवाब होगा. क्लियर, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इसमें. आई थिंक इन्होंने भी थ्योरेटिकल जवाब लिखा होगा. करेक्ट, थ्योरेटिकल ही है, लेकिन वो भी घूम फिर करके मतलब सीधा सीधा जवाब नहीं दिया. इन्होंने ये नहीं लिखा कि हम ट्रेनर और शार्प यूज कर सकते हैं क्या. वेल इसका जवाब ये भी बन सकता है कि अगर आप शार्प और ट्रेनर यूज नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज कर लो. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए आपके पास में होना चाहिए एसडी और आपके पास होना चाहिए मीन, जो कि आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन है. आपके पास एसडी भी और आपके पास मीन भी है, तो आप लोअर द बेटर के हिसाब से भी रैंकिंग कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे ये पूछा है कि अगर आपको रिस्क रेट नहीं देता तो जाहिर सी बात है शार्प और ट्रेनर कैलकुलेट नहीं हो पाता, तो उसके बावजूद क्या हम कुछ करते, क्या कर लेते, वी वुड हैव डन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो उसका भी जवाब बन सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2018 टर्म. इस सवाल में अपने को दिख रहा है यहां पे प्रोबेबिलिटीज, स्टॉक्स ए बी एंड देन द मार्केट. ऑब्वियसली इन सब की वेटेड एवरेज बड़े आराम से निकल जाएगी. इसके अलावा रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है अपने को 3% और 6.5% का अपने को दिया हुआ है इन्फ्लेशन प्रीमियम. देखो मेरी बात समझो, हमेशा नॉमिनल रेट ही दी हुई रहती है. इस सवाल में इन्होंने रियल भी दे दिया और साथ में इन्फ्लेशन भी दे दिया, तो दोनों को जोड़ करके लिखना है. सो नॉमिनल विल बी 9.5%, रिस्क रेट विल बी टेकन एज 9.5%. बाद बाकी अपने को कैलकुलेट करना है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि आसान है कैलकुलेट कर पाना, कोवेरियंस और लास्ट में बीटा, सब निकल जाएगा. अगेन स्टैटिस्टिकली सारी कैलकुलेशंस होंगी एंड इट कैन बी डन वेरी इजीली. देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में ये लोग क्या कर रहे हैं. वेल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तो एकदम आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और कोवेरियंस में वही, ये लोग टेबल नहीं बना करके सारी मेहनत इक्वेशन फॉर्म में कर रहे हैं. टेबल बनाना बेटर रहेगा. कैसे मैं बता देता हूं. ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया. ठीक है, अगर आपको कोवेरियंस चाहिए दोस्तों, तो कोवेरियंस के लिए फॉर्मूला एक बार आएगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू जेड आई माइनस जेड मीन, क्योंकि आप मार्केट के साथ कंपेयर करना चाहोगे. और दूसरा वाला आएगा समेशन ऑफ पी आई वाई आई माइनस वाई मीन इंटू जेड आई माइनस जेड मीन. तो ये बेसिकली दो चीजें कैलकुलेट करनी है. इसके लिए आपको इनके कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक्स आई माइनस एक्स मीन का कॉलम, वाई आई माइनस वाई मीन का कॉलम एंड जेड आई माइनस जेड मीन का कॉलम. इन कॉलम्स के बाद में कोवेरियंस बड़े आराम से आ जाएगा. लास्ट में हमने वो चाहिए बीटा, तो बीटा तो और भी ज्यादा आसान है. उसके लिए आपको चाहिए कोवेरियंस ऑफ बोथ दीज एसेट्स, एक स्टॉक ए का और एक स्टॉक बी का, और इनको आप डिवाइड करेंगे बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट.
तो एक बार वेरिएंस ऑफ द मार्केट के लिए जेड आई माइनस जेड मीन का होल स्क्वायर का कॉलम भी बना लेना, उसी से अपना वेरिएंस कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसका अल्टीमेटली फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ पी आई जेड आई माइनस जेड मीन होल स्क्वायर. क्लियर? सो दैट वे बीटा फॉर दैट विल बी कैलकुलेटेड. जून 2018 का और एक सवाल है, सिंपल सा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है सवाल. ये सवाल में अपने को कॉस्ट दिया हुआ है, डिविडेंड्स दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है. सेम सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था. अपने को रिस्क रेट दी हुई है 6% की, एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम से कैलकुलेट करना है. ठीक है. assume equal proportion of securities in the market portfolio as well. okay, calculate. okay, ठीक है, समझ में आ गया. बहुत आसान है बच्चा लोग. इधर अपने को क्या करना है, अपने को सबका ना रिटर्न निकालना पड़ेगा. सबका रिटर्न निकालना आसान है. फॉर्मूला लगाएंगे मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100. अब बोलेंगे ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का ही फॉर्मूला है, P1 माइनस P0 प्लस D1 डिवाइडेड बाई P0. तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से इन चारों का रिटर्न निकालना पड़ेगा. चारों का रिटर्न निकालने के बाद में इनका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा. अच्छा, इक्वल प्रोपोर्शन बोल दिया है तो और अच्छा है. तो भाई इक्वल प्रोपोर्शन बोला है तो और भी ज्यादा अच्छा है, तब तो ऐसे ही निकल जाता. ठीक है. इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर मार्केट पोर्टफोलियो एज फॉर द क्लाइंट. ओ हो, ठीक है. सो बेसिकली आपको ना इनका जो भी दिया हुआ है कॉस्ट, उसके हिसाब से वेट्स ले लेना है और वेट्स लेकर के यहाँ पे रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो निकालना है. वो रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो ही रिटर्न ऑन द मार्केट माना जाएगा, क्योंकि अपने को सेम प्रोपोर्शन रखना है मार्केट का और पोर्टफोलियो का. और बाद में अपने को यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है हर एक सिक्योरिटी के लिए. उसके लिए सीएपीएम लगेगा. तो पहले आरएफ है, आरएम तो निकालो. आरएम के लिए इन्होंने क्या किया होगा, आइए देख लेते हैं. ये देखो, कॉस्ट यहां पे ले लिया, डिविडेंड ले लिया, गेन्स ले लिया और इन्होंने सीधे ही आरएम कैलकुलेट कर लिया. क्या बात है, और भी अच्छा है, और भी अच्छा. सो व्हाट दे हैव डन, वेरी सिंपल, दे हैव अर्न्ड अ कैपिटल गेन ऑफ 5000 रुपीज. वो यहां ले लिया. डिविडेंड अर्न किया 5800 का. ये सब कितने इन्वेस्टमेंट पे, 68,000 के इन्वेस्टमेंट पे. तो जो रिटर्न आया, ये रिटर्न दरअसल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो है. ये गलत बात नहीं है, ये एकदम सही है. ये दरअसल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो है. लेकिन सवाल में बोला है कि जैसे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर किया हुआ है, सेम वैसे ही मार्केट का इंडेक्स भी स्ट्रक्चर्ड है. सो ऐसे में आप अपने आरपी को अपना आरएम कह सकते हो. तो ये कह सकते हैं तो भाई बड़ा आसान है. हमारा आरएम का वैल्यू यहां पे आ गया 15.88%. याद रखिए आपके पास आरएफ पहले से था, तो बस आपको सीएपीएम कैलकुलेट करना है. सीएपीएम के लिए फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा. आई थिंक उन्होंने यही एप्लीकेशन यहां जगह जगह किया होगा. बीटा दिए हुए थे, आरएम निकल गया, आरएफ भी आपके पास है, सॉल्व हो जाएगा. फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे. जून 2018 में ये भी क्वेश्चन आया. अगेन जून 2018 में भी 3 क्वेश्चन आए थे पोर्टफोलियो से. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए, मार्केट प्राइस दिया और इनका बीटा दिया है. बार बार एक ही खेला. आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मार्केट वैल्यू आ जाएगा, मार्केट वैल्यू से वेट्स आ जाएगा, वेट्स और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो बीटा निकाल लेना. सुपर सिंपल. नंबर 2 ये बोल रहा है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की बीटा को 0.8 करना है तो बताओ कितनी रिस्क फ्री सिक्योरिटी को आपको खरीदना पड़ेगा. कंसिडर दैट ही डिस्पोजेस ऑफ द मोस्ट रिस्क. सेम सवाल हमने किया हुआ है. सेम सवाल हमने ऊपर देखा था, एकदम डिट्टो वही सवाल है. वो सवाल थोड़ा सा ज्यादा एडवांस था, वो 8 नंबर के लिए भी आया था. इसमें कम रिक्वायरमेंट है, उसमें तो 2 बार रिक्वायरमेंट आ गई थी. इन्होंने एक कम रिक्वायरमेंट रखी है, लेकिन ये 6 नंबर के लिए आया. अगेन इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे है और उसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा कि कितने रुपए की सिक्योरिटी आपको बेचनी है और कौन सी. ठीक है ना. तो बस यही था अपना पोर्टफोलियो का आज का इस रिवीजन सेशन का फसाना. और मेरे ख्याल से आपको एक्साइटिंग तो लगा ही होगा. जिन्होंने पोर्टफोलियो एक बार का अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको कम से कम सवालों की शक्ल देख करके समझ में आ रहा होगा कि बॉस ये सारे तो बनाए हुए सवाल हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो बनाया हुआ नहीं है. हाँ, इसके बावजूद अंडर प्रैक्टिस्ड आप फील कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. इफ यू आर फीलिंग अंडर प्रैक्टिस्ड, ऑल यू नीड टू डू इज टू सिट डाउन विद द क्वेश्चंस एंड डू इट. करेक्ट.
कॉन्सेप्ट्स रिविजिट करवाया मैंने शुरुआत के जो आधे घंटे में, वो आपके काफी काम आएगा। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को या उन कॉन्सेप्ट्स को वापस रिविजिट करना चाहते हैं तो एक बार वापस वीडियो को शुरुआत से शुरू कर लीजिए एंड एक बार उसको वापस देख डालिए, क्योंकि उसको अगर देख डालोगे ना तो आपके सारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो शुरुआत में मैंने सारे फॉर्मूले डाले हुए हैं ना आपके लिए, ये आपके लिए मतलब इट इज द मैजिक वॉन्ड। तो इसका ख्याल रखिए। 3 पन्नों में मेरे ख्याल से मैंने सारे फॉर्मूले लिख डाले हैं पोर्टफोलियो के, एंड ये आपके लिए आपकी पूरी जो पेपर है और आपका जो पूरा ये चैप्टर है उसको अच्छे से ग्रिप करने में मदद करेगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक नए चैप्टर की रिवीजन के साथ मिलेंगे, और बस अभी इस रिवीजन को यहीं तक रखते हैं। एंड आई होप आपको पोर्टफोलियो में कॉन्फिडेंस आया होगा। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।